बात 2022 की है, अगस्त का महीना था। बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, एक महिला जिनकी उम्र करीब 38 साल थी। शादी हुई नहीं थी। उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पर डाल रखा था अपना शादी.com। इसी दौरान में उनको एक लड़का मिला उसी शादी.com पर, और उसका जो प्रोफाइल था उसके हिसाब से वो एक डॉक्टर था, ऑर्थोपेडिशियन था। ठीक ठाक उसका CV बायोडाटा, लड़का भी दिखने में ठीक ठाक स्मार्ट। उस साइट में जाने के बाद नंबर से दोनों की बातचीत हुई। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे लेडी, उनकी और उन डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब और लेडी की बातचीत होती रही। कुछ दिनों के बाद दोनों ने तय किया कि रिश्ता बिल्कुल ठीक है, सब गुण और सारी चीज़ें मैच कर रहे हैं, चलो शादी करते हैं। दिसंबर 2022 में, मतलब अगस्त में दोनों ने डाला था पहली बार, आमना सामना या मुलाकात अब होनी थी। तो दिसंबर 2022 में मिलने की बात हुई। डॉक्टर साहब ने कहा कि उनका घर मैसूर में है और वो वहीं रहते हैं। इसके बाद जो महिला थी उन्होंने कहा ठीक है, मैं मैसूर आती हूँ। उन्होंने कहा आओ घूम भी लेंगे, आप एक दूसरे से मिल भी लेंगे। अब वो सॉफ्ट इंजीनियर मैसूर पहुँचती हैं, डॉक्टर साहब से मिलती हैं, दोनों घूमते हैं, साइट सीइंग भी करते हैं। इसके बाद लड़की वापस चली जाती है। अब रिश्ता फाइनल हो गया था। इसके बाद कार्ड वार्ड छपता है। विशाखापट्टनम, चूँकि उस लड़की के पूरे पूर्वज वहीं रहते थे, तो विशाखापट्टनम की वो रहने वाली थी, बेंगलुरु में जॉब करती थी। तो शादी के कार्ड वार्ड छप गए। 28 जनवरी 2023 को शादी की तारीख फिक्स थी। 28 जनवरी को अब डॉक्टर साहब उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं, सिर्फ भाई हैं, कज़न हैं, तो कुछ रिश्तेदार हैं नज़दीकी। तो उनको लेकर वो विशाखापट्टनम पहुँचे। विशाखापट्टनम के एक शानदार होटल में डॉक्टर साहब उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शादी हुई। शादी में दोनों तरफ से शामिल थे, लेकिन डॉक्टर साहब की तरफ से कम लोग थे, भाई, कज़न और कुछ दोस्त। शादी के अगले रोज़ 28 जनवरी को शादी हुई। 29 जनवरी को अब दोनों मैसूर आ जाते हैं। मैसूर में एक अपार्टमेंट में एक घर था। डॉक्टर साहब ने बताया कि फ़िलहाल वो यहाँ पर रेंट पर रह रहे हैं, क्योंकि उनका जो अपना घर है उसको लेकर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है उनकी अपनी फैमिली भाइयों से। उन्होंने कहा ठीक है भाई। 3 दिन डॉक्टर साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो उनकी पत्नी थी उनके साथ रहते हैं। ठीक चौथे दिन उसके बाद वो कहते हैं कि एक इमरजेंसी सर्जरी आ गई है, मुझे मुंबई जाना है, और ये कहकर वो घर से निकल लेते हैं। पर जाने से पहले अपनी बीवी को ये हिदायत देकर जाते हैं कि देखो अगर कोई ढूंढने आए मुझे तो ये मत बताना कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, बहुत सारे दुश्मन भी हैं, क्या पता क्या हो जाए, घर भी बहुत करोड़ों का हाथ से निकल जाए। बीवी समझदार थी, उन्होंने कहा ठीक है जी। अब वो चले गए। 3 दिन बीत गए। 3 दिन, अच्छा उन्होंने ये भी कहा सर्जरी है, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो जब ऑपरेशन या कुछ करता हूँ तो मैं फ़ोन बिल्कुल अटेंड नहीं करता हूँ, तो तुम मुझे फ़ोन मत करना, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं खुद फ़ोन करूँगा। डॉक्टर साहब ने जाने के बाद 1 दिन तो फ़ोन किया, उसके बाद फिर फ़ोन नहीं किया। 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद आना था, डॉक्टर साहब लौटे नहीं, बीवी परेशान। आखिरकार उसने कई बार फ़ोन मिलाया, नहीं मिले, हफ्ता बीत गया। अब इस दौरान में बीवी ने अपने घर में जब वो शिफ्ट हुई तो उसने अपने बक्से बैग वैग खोला, वो भौचक्की रह गई। उसकी सारी ज्वेलरी और करीब 10 लाख रुपए जो वो लेकर आई थी वो सब गायब। अब उसे लगा कि ये क्या हो गया, घर में चोरी हो गई क्या। फिर उसे लगा कि उधर डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे, परेशान, अब किससे क्या कहे। हफ्ता और निकल गया, उसे लगा नहीं कुछ गड़बड़ है। फिर आखिरकार उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जाकर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लिखा दी। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मेरी शादी हुई है और ये मेरे हस्बैंड 3 दिन के बाद गए हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, घर से सारे पैसे गहने सब गायब है, कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने कहा कि ठीक है चेक करते हैं। अब पुलिस ने जांच की। जांच के नाम पर पुलिस के पास एक मोबाइल नंबर जो डॉक्टर साहब का बीवी ने दिया, अब वो नंबर जो है बंद, कोई उठा ही नहीं रहा। खैर पुलिस ने उस नंबर के CDR निकाले, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला तो पुलिस हैरान रह गई कि शायद किसी और के फ़ोन पर ऐसी चीज़ नहीं होती। उन्होंने देखा कि इस फ़ोन से कोई कॉल गया ही नहीं, इस पर सिर्फ कॉल आते हैं।
अब पुलिस ने पता किया कौन कौन किस किस के कॉल आते हैं, तो जितने नंबर थे वो सिर्फ फीमेल के थे, महिलाओं के। अब ये बात पुलिस को बड़ी अजीब लगी कि एक नंबर है और उस नंबर से कभी कोई कॉल गया नहीं, और जितने नंबर आए उसमें किसी मेल का कॉल आया नहीं, सिर्फ फीमेल का। तो ये चक्कर क्या है? अब पुलिस ने कहा कि चलो इन नंबरों को टटोलते हैं। अब जितनी भी महिलाएं थे पुलिस ने उनसे बात की, लेकिन किसी ने पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया। उसने कहा जी हम नहीं जानते वो कहाँ हैं, ये है और वो मेरे हस्बैंड हैं। अब जब 2 3 4 से पता चला पुलिस को कि हस्बैंड हस्बैंड बोल रही है, तो फिर ये किसका पति है कौन? अब पुलिस को कुछ डाउट हुआ, लेकिन जितने भी फीमेल थी जो नंबर थे वो कहीं से भी मदद करने को पुलिस के तैयार नहीं। पुलिस परेशान, करे तो क्या करे। तब फिर पुलिस ने एक तरीका निकाला। उन्होंने देखा कि इनमें से जो सबसे ज़्यादा महिला बात कर रही है, फिर भी चलो उसको पर्सनली जाकर चेक करते हैं। पुलिस पहुंची, उसने कहा कि आप ये नंबर है, आपके पति है, आप बता रही है, तो ये बता दीजिए कहाँ है। तो उसने कहा कि देखिए हमें नहीं मालूम वो कहाँ है और मैं बता भी नहीं सकती। जब हार गई पुलिस, तब फिर पुलिस ने फ़ोटो निकाले और उसने कहा कि ये देखिए ये दूल्हा दुल्हन, ये एक और तस्वीर में दूल्हा दुल्हन। क्योंकि कई महिलाओं से जब पुलिस ने बात की तो उन्होंने बताने से तो मना किया, पर तस्वीरें दिखाई। अब पत्नी अलग अलग हैं, पति एक ही है। पुलिस ने फोटोग्राफ्स अपने पास रख लिए। एक महिला जिसने कोऑपरेट किया, फिर उसी को पुलिस ने, वो भी तैयार नहीं थी, तब पुलिस ने वो तस्वीरें दिखाई। बोली देखिए जो भी आप बताएंगे हम अपने तक रखेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपके पति नहीं है। तो चौंकी, क्या मामला? उसने बाकी फ़ोटो दिखाने शुरू किया पुलिस ने। तो कायदे से इस दूल्हे को देखें तो इसे हम दूल्हा या शादी स्कैंडल भी कह सकते हैं। तो पति एक, पत्नियां बदलती हुई। अब उस महिला को लगा ये गड़बड़ है। फिर उसने कहा ठीक है मैं आपको सच बताती हूँ। तो पुलिस ने बताओ। उसने कहा देखिए उन्होंने ही घर जाने से पहले हमें ये कहा था कि हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसका डिस्प्यूट है, उसको लेके बहुत सारे दुश्मन हैं, तो हो सकता है वो पुलिस में मेरे खिलाफ कंप्लेंट करें, पुलिस मुझे पूछने के लिए आए, ढूंढने के लिए आए, तो कभी तुम मेरे बारे में कुछ बताना मत, और इसीलिए मैं आपको नहीं बता रही थी। अब पुलिस को कहानी समझ में आई। फिर पुलिस बाकी औरतों के पास पहुंची जो अभी तक कुछ नहीं बता रहे थे, उनके साथ भी यही तरीका अपनाया, तस्वीरें दिखाई। वो चौंक गई कि इनका पति किसी और का भी कैसे। फिर पुलिस ने उनको जब सारी कहानी बताई तो हर औरत ने यही कहानी सुनाई कि उसके पति ने यही कहकर उसका मुंह बंद किया था कि उसकी प्रॉपर्टी का इशू है, जान को खतरा है, पुलिस वाले झूठे मामलों में जेल में डाल देंगे, इसलिए उसके बारे में कुछ मत बताना। अब जब ये सारी चीज़ें पता चली कि कुछ मत बताना, तो पुलिस को लगा पकड़ लेंगे, लेकिन अब पकड़े कैसे? जो नंबर है उसके CDR में सिर्फ इनकमिंग कॉल, वो भी तमाम महिलाओं के और किसी के नहीं। इसी दौरान पुलिस ने उन CDR को और खंगाला। फिर शॉर्टलिस्ट हुई 9 और नंबर। अब जब उनसे बात की तो पुलिस यहाँ पर भी चौंकती है। जो 9 नंबर पे पुलिस ने अलग बात की, अलग अलग 9 नंबर थे, उनमें से किसी की शादी नहीं हुई थी, वो सब वेटिंग लिस्ट में थी, कतार में। तो पुलिस ने अब उनको खंगालना शुरू किया कि ये क्यों फ़ोन कर रही हैं, क्या वजह है। अच्छा, इस दौरान में इन सारी औरतों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि सभी मैट्रिमोनियल साइट पर गई, शादी.com पर, और वहीं के ज़रिए किसी से वो डॉक्टर बनकर मिला, किसी को इंजीनियर, किसी को बिजनेसमैन, किसी को सरकारी अफसर, और शादी हो गई। लेकिन पता चला कि हर एक की शादी के बाद 3-4 दिन वो साथ रहा और उसके बाद उसके पैसे गायब, गहने गायब और वो गायब। अब ये सारी सिमिलरिटी सारे केसेस में थी। पुलिस को लग गया कि ये एक बड़ा कोई केस है। अब पुलिस ढूंढ रही है, तभी ये 9 नंबर आ गए। अब यहाँ कहानी ये है कि इन 9 नंबरों में जितने भी ये 9 महिलाएं हैं, ये सारी कुंवारी हैं। तो सवाल ये है कि वो ठग, वो दूल्हा, इनका क्या करने वाला था। तो फिर पुलिस ने जब उनको अप्रोच किया और बताया कि देखिए आप किसी मुसीबत में फंस सकती हैं, इसलिए आप कोऑपरेट कीजिए, तब उन सब ने बताया कि जो नंबर पे आप देख रहे हैं, जो हम बात करते हैं, इनसे हमारी शादी होने वाली है। तो कैसे मिले? तो वही मैट्रिमोनियल साइट। अब 9 से लगभग रिश्ता फाइनल हो चुका था और उन 9 से अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर बारी बारी से एक एक करके शादी होनी थी। अब पुलिस को लगा कि यह मामला तो बहुत ही बड़ा है। खैर, अब क्या करें। इधर डॉक्टर साहब के बारे में जो भी था, सिर्फ इतना पता है कि वो मोबाइल यूज़ करता नहीं, एक सिम यूज़ करता नहीं है।
उसके अब परिवार के बारे में जानकारी जुटाएगी। पता चला बेंगलोर में परिवार रहता है, माँ बाप हैं, 2 भाई हैं, लेकिन बरसों से वो उनसे भी नहीं मिला। तो क्या किया जाए? इत्तेफाक से इन सारे नंबरों के जरिए पुलिस एक और नंबर पर पहुंचती है। एक नंबर ऐसा था जो उस शख्स ने गलती से किसी को डायल किया था। उस नंबर के थ्रू अब पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिश करती है और आखिरकार उसका लोकेशन मिलता है, और ये लोकेशन मिलता है उसको बेंगलुरु में कुवेंपू नगर। जब लोकेशन मिलता है तो पुलिस की एक टीम पहुंचती है और आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद अभी इसी 9 जुलाई को, यानी लगभग 15-18 दिन पहले, एक शख्स पुलिस के शिकंजे में आता है। पुलिस उसको पकड़कर थाने लाती है। अब उससे पूछताछ शुरू होती है। पहली बार उस शख्स का असली नाम सामने आता है। नाम था महेश बी नायक, उम्र 35 साल, 5वीं फेल, लेकिन अंग्रेजी ठीक ठाक बोल लेता, दिखने में हैंडसम। तस्वीर आप देख लीजिएगा। अब जब उससे कहानी शुरू हुई पूछताछ, तो पहले तो हमेशा की तरह, हर मुजरिम की तरह उसने पुलिस को घुमाना शुरू किया, लेकिन फिर जब सारी तस्वीरें और सबूत सामने रखे गए तो फिर वो टूटा और खुला। अब उसने कहानी सुनाई। उसने कहा बचपन से उसके माँ बाप के साथ बनती नहीं थी, घर छोड़ दिया, शक्ल ठीक ठाक थी। उसने कहा कि कन्नड़ फिल्मों में किस्मत आजमाते हैं। कन्नड़ फिल्मों का रुख किया, लेकिन कोई ब्रेक नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला। तो उसे बड़ा झटका लगा। उसने कहा अब क्या करें? चूंकि दिखने में ठीक ठाक था, तभी उसने कहा कि शादी करके पैसे कमाते हैं। कहीं उसने ऐसी कुछ खबर पड़ी थी ठग दूल्हों के बारे में, जो शादी के नाम पे ठगते हैं। जब ये आइडिया आया उसको, तब वो मैट्रिमोनियल साइट पे गया। उसने अपने फेक आईडी बनाने शुरू किए। किसी में डॉक्टर, किसी में इंजीनियर, किसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी में बिजनेसमैन, किसी में सरकारी अफसर। और मैट्रिमोनियल साइट पे जाने के बाद ये टारगेट उन महिलाओं को करता जिनकी उम्र लगभग 35 से ऊपर हो, अगर डिवोर्सी हो तो और भी बेहतर है, और अमीर हो और ठीक ठाक हो। अब इत्तेफाक से जब इसने शुरुआत की तो ये सारी एक एक करके प्रोफाइल मिलता, फिर वो उससे मोडस ऑपरेंडी वही मुलाकात होती, फिर रिश्ते की बात होती, शादी की तारीख तय होती, और ये पहले बता देता मेरे माँ बाप नहीं है, भाई हैं और दोस्त हैं। अब ये उस शादी में अपने भाई और दोस्तों को जो ले जाता, ज़्यादा नहीं, 6-7 कभी 10, वो सब किराए के होते, एक्टर एक तरह से। चूँकि वो कन्नड़ फिल्मों में काम करना चाहता था, उसे पता था जूनियर आर्टिस्ट बहुत सारे ऐसे घूमते रहते हैं, तो किसी को 3,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000, उनके हुलिये के हिसाब से वो पैसा देता और उनको अपने साथ बाराती और अपना रिश्तेदार बना कर ले जाता। उन्हें भी अच्छे होटलों में खाने को भी मिलता। शादी होती है, अगले दिन ये निकल आता और मैसूर में एक इसने किराए का घर ले रखा और वहीं ले आता। फिर बोलता है कि देखो अभी ये रेंटेड हाउस है, हमारी प्रॉपर्टी है करोड़ों की, बस वो केस ख़त्म हो जाए, हम उसी में शिफ्ट कर जाएंगे। और फिर किसी से कहता कि हमें क्लिनिक खोलनी है, किसी से कुछ और। कई बीवियों से पैसे लेता, जो न देती उनके चुराता और निकल लेता। एक ऐसी इसने एक डॉक्टर से शादी की। डॉक्टर से शादी करने के बाद वो क्लिनिक भी जाता अपनी बीवी के, और उस क्लिनिक में बैठकर इसने अलग अलग पोज में तस्वीरें खींच ली। अब उन्हीं तस्वीरों को ये मैट्रिमोनियल साइट पर जब डालता, अपने आप को डॉक्टर बताकर, तो वो उस अपनी बीवी के क्लिनिक वाले डालता। कोई इंजीनियर मिल जाती तो उसके भी उसी तरीके का कुछ क्लिक करता और उसको साइट पे डालता और अपने आप को उसी पेशे का दिखाता। कुल 15 शादियां कर डाली उसने, कर्नाटक में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, इसी तरह मैट्रिमोनियल साइट के जरिए। इन 15 शादियों में से 3 बीवियों से उसके 5 बच्चे भी हुए, लेकिन किसी के साथ भी इसने महीने से ज़्यादा नहीं निभाया और हर एक को अपने काम का हवाला देकर निकल लेता और हर एक बीवी से यही कहता कि देखो प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट है, जान का खतरा है, पुलिस में केस हो सकता है, मुझे पकड़ सकते हैं झूठे मामलों में, तो मेरे बारे में किसी को बताना मत। तो कोई भी बीवी किसी को बताती नहीं। दूसरा, जब एक लंबा वक्त हो जाता है इसको गायब हुए, फिर उनके पास जाता भी नहीं, तो उन्हें ये भी लगता कि उनके पैसे भी लुट गए, वो हमेशा पैसे लेके निकल लेता। कि वो किससे कहें, क्योंकि जग हंसाई होगी, शादी के साथ धोखा, तो ये सारी चीज़ें कि फैमिली में लोग क्या कहेंगे, तो खामोश हो जाती हैं।
कोई किसी को कोई इस बारे में बताता ही नहीं। 2013 में एक मौका आया था जब बेंगलुरु की एक लेडी ने, जो इंजीनियर थी, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की थी क्योंकि ठीक 3 दिन के बाद शादी के वो भाग गया था और FIR लिखाई थी, लेकिन तब पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर उस वक्त एक्शन लिया होता तो शायद बहुत सारी दुल्हन बच जाती। तो खैर ये तो हुआ नहीं। अब वो शादी पे शादी करता गया, 15 शादियां कर चुका था। इसके बाद उसके जो सारी साइट और उससे डिटेल निकली, पता चला कि 9 कतार में थी, 9 और बीवियां उसको मिल चुकी थीं जो अलग अलग पेशे की थीं और उनके साथ अब उसकी शादी होनी थी। लेकिन इससे पहले कि ये 9 शादी होती, पुलिस उस तक पहुंच गई। और कमाल ये है कि जितनी भी शादी इसने की महिलाओं से, वो कोई मतलब गांव देहात की उस तरह की नहीं थी। इनमें से ज़्यादातर सब पढ़ी लिखी थी, मतलब डॉक्टर थी, इंजीनियर थी, असिस्टेंट प्रोफेसर तक थी कॉलेज में, और उनको भी इसने इस तरीके से अपने झांसे में लिया। पूछताछ में इसने बताया कि कुछ लड़कियां और शादी करते करते बस रह गई। उसकी वजह ये थी कि जब इसने अपने प्रोफाइल डाले मैट्रिमोनियल साइट पर, तो बड़े बड़े ये लिखता था या तो डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ। तो जब वो फ़ोन पे बात करती थी उसके बाद, इसकी सिर्फ एक कमज़ोरी थी, ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोल नहीं पाता था। तो बहुत सारे रिश्ते तो इसलिए टूट गए कि सामने वाले को डाउट हो गया, यार ये डॉक्टर है, एक MBBS की इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए, ये इंजीनियर है, इसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ये प्रोफेसर है, ये सरकारी अफसर है, लेकिन ये इंग्लिश बोलते हुए अटकता है, इंग्लिश बोल नहीं पाता। तो बहुत सारी महिलाओं को डाउट हो गया और उन्होंने उससे किनारा कर लिया। तो इसका कहना है कि अगर इसके पास सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान होती, ये इंग्लिश अच्छी बोल लेता, तो फिर ये 15 क्या, शायद ये लिस्ट 50-100 तक पहुंच जाती, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खुद डाउट जब आया तो रिश्ता तोड़ दिया था। तब वो 9 लड़कियां जब इसकी सच्चाई सामने आई मैट्रिमोनियल साइट पर, जिनसे इसकी शादी होनी थी, वो अपने आप को खुशकिस्मत मान रही हैं कि बच गई, और जो बाकी 15 हैं वो अपने किस्मत को पीट रही हैं कि कैसे उसके जाल में फंस गई और कैसे छोटी छोटी चीज़ों पर उन्हें उस वक्त शक करना था, नहीं किया। कि एक शख्स शादी करता है, किसी दूसरे शहर में ले जाता है, बताता है प्रॉपर्टी है, किराए के घर में है, 3 दिन के बाद गायब हो जाता है, उसके गहने पैसे गायब हैं, फिर भी वो चुप रहती है। तो इन्हीं खामोशी की वजह से ये लगातार इसके सर पर सेहरा सचता गया, दुल्हनों की तादाद बढ़ती गई, और शायद 15 और 9 अगर और काउंट कर लें तो 24 ये फिगर हो जाता। 9 जुलाई को बहुत सारे लोगों के ये दूल्हा साहब पुलिस की हिरासत में आए और इस वक्त जेल में है। पुलिस और भी ऐसी दुल्हनों की तलाश करेगी, क्या पता इसने सच बोला है, झूठ बोला है। तो उसके लिए उसके मैट्रिमोनियल साइट्स और बाकी सुराग के ज़रिए जो नायक साहब हैं, उनकी नाम भी इन्होंने नायक रखा है, काम पूरा खलनायक वाला था, तो तलाश की जा रही है और फिलहाल दूल्हा अंदर है। कुल जमा जो अब तक हिसाब किताब लगाया गया, 15 में से जो मैंने आपको बताया, जैसे कि 3 बीवियों से 5 बच्चे हैं इसके अलावा एक सारी रकम जोड़ी गई तो करीब 3 करोड़ रुपए इसने अपनी इन 15 बीवियों से लूटे या चुराए, 3 करोड़ रुपए। और कमाल ये था कि इसने अपना कभी कोई परमानेंट ठिकाना रखा ही नहीं। ये जब किसी शिकार को फांसता, जैसे फाइनल है कि अब शादी होनी है, उससे 1 हफ्ता पहले किसी शहर में जाकर एक किराए का घर ले लेता और अपनी दुल्हन को वहीं लेकर आता और फिर तीसरे दिन निकल लेता। इसका अपना कोई घर नहीं था, इसने अपने पास सिर्फ 2 गाड़ी रखी थी और उसी गाड़ी से ये अलग अलग स्टेट में घूमता था। रहने के लिए तरीका इसका ये था कि जिन बीवी को ये शिकार बनाता, पैसे लूटता, तो सिर्फ उससे ऐश करता। वो वहाँ से निकलता, किसी और शहर में पहुँचता, वहाँ के किसी आलीशान होटल में चेक इन करता और फिर वहीं रहता। जब उसे लगता कि अब पैसे ख़त्म होने वाले हैं, तब तक मैट्रिमोनियल साइट्स पर दूसरे शिकार को चुन चुका होता। फिर उससे जब पैसे ख़त्म होते तो फिर तीसरा। 3 करोड़ रुपए उसने 15 दुल्हनों से कमाए। बाकी के 9 दुल्हनों से अभी उसको और कमाना था, लेकिन अब फ़िलहाल वो जेल में है। तो ये थी कहानी। मतलब इसको क्या कहेंगे, इस दूल्हे को आप नाम जो भी आप लोग नाम रखें, शातिर एक दूल्हा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसने अपने शिकार किसी, मतलब जिन्हें पढ़ाई लिखाई ना की हो, जिनको बाकी समझना हो, ऐसे लोगों को नहीं, सोसाइटी की इज़्ज़तदार और पढ़े लिखी महिलाओं को बनाया, जो तमाम अच्छे ओहदे पर, अच्छे तबके से बिलोंग करती थी।
बट उनको अपने जाल में फंसाया। ये इसके शातिरपन का एक सबूत है। अगर पुलिस अपने ऊपर आ जाए तो कोई भी केस सुलझा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार मैंने कहा भी है। एक कहानी है जिसके 2 पार्ट हैं। शायद एक पार्ट मैंने आपको शुरू में या पहले कभी सुनाया हो, तो वो कहानी रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको वो थोड़ा सा वापस सुनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अगली कहानी है उसी का नेक्स्ट पार्ट है। कहानी यह है कि करीब 25 साल पहले एक कत्ल होता है और उस कत्ल को करने वाले 2 कातिल। अब दोनों कातिल कत्ल के बाद भाग गए। न पुलिस के पास उनकी तस्वीर, न मोबाइल नंबर, न चेहरा, कुछ भी नहीं, न आता पता। अब इतने बड़े हिंदुस्तान में उनको कहाँ ढूंढें। पुलिस भी हार जाती है। 25 साल बीत जाते हैं, केस वैसे ही बंद है। अचानक एक नया पुलिस इंस्पेक्टर एक थाने में उसी इलाके में आता है और करीब 1997 में वो कत्ल हुआ था और 2021 करीब 24 साल बाद अचानक उसकी फाइल पे नज़र पड़ती है। उन पुलिस इंस्पेक्टर को लगता है यार 24 साल पुराना केस है, चलो इसको सुलझाते हैं, जेम्स बॉन्ड बन जाऊंगा, तारीफ होगी। तो उस फाइल को खोलते हैं, देखते हैं कि 1997 में दिल्ली के एक इलाके में किशन नाम के एक शख्स का कत्ल हुआ था और कत्ल जो किया था 2 लोगों ने किया था। FIR उन्होंने निकाली फाइल में से। पूरी कहानी थी कि कुछ ज़मीन मकान के लिए कत्ल हुआ था और कातिल के तौर पर 2 लोगों के नाम थे FIR में। एक का नाम था टिल्लू और एक का नाम था रामू। लेकिन तमाम कोशिश की, उस वक्त कातिल पकड़े नहीं गए। फिर कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा साबित कर दिया, करार दे दिया। अब जब इस फाइल पे नज़र पड़ी तो इंस्पेक्टर साहब 2021 यानी 24 साल बाद उस कत्ल के कहते हैं चलो इसको ढूंढते हैं और इस केस को सुलझाते हैं। अब सबसे पहले पूरी फाइल पढ़ते हैं। अब इतने 24 साल पुराना, पता चला उसमें उस वक्त जो IO थे वो तो कब के रिटायर हो चुके हैं। उनका पता निकालते हैं, उनके घर जाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद हो जो अब 24 साल बाद ढूंढने में मुझे मदद करे। वो जितनी उनकी याददाश्त या जो यादें थी वो बताते हैं। क्राइम सीन और बाकी चीज़ें जितनी जानकारी लेनी थी वो लेते हैं। और भी उस दौर के जितने लोग इस केस से रिलेटेड थे एक एक करके सबसे उस पुलिस इंस्पेक्टर बातचीत करते हैं ताकि कोई क्लू मिले। इसी कवायद में फिर वो उस महिला के पास भी पहुंचते हैं जिसका नाम सुनीता था। सुनीता के हस्बैंड का ही कत्ल हुआ था जिसका नाम किशन था। तो अब 24 साल बाद पुलिस की एक टीम पहले कहती है कि चलो वहाँ देखते हैं। जब वहाँ पहुँचती है दिल्ली के जिस तौलगाबाद इलाके में यह कत्ल हुआ तो पता चला कि भाई यहाँ तो सुनीता बरसों पहले उसके पति के कत्ल के बाद ही वो कुछ साल के बाद छोड़कर चली गई थी। अब बड़ी मुश्किल, कातिल को तो छोड़ो, जो मकतूल है उसकी बीवी को कहाँ ढूंढे। खैर किसी तरह उसी इलाके में डोर टू डोर पूछताछ करने में एक ने बताया कि हाँ वो सुनीता को जानता है और अब वो कहीं और रहने लगी, लेकिन उसका पता मेरे पास है। पुलिस वाले वो पता लेते हैं, सुनीता के घर पहुंचते हैं, उसके बाद उससे पूछते हैं, बताते हैं कि देखो हम पुलिस से हैं और 24 साल पहले जो तुम्हारे पति का कत्ल हुआ हम उसको सुलझाने के लिए आए। ऐसी ही कत्ल की एक कहानी पाकिस्तान से है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। पाकिस्तान मर्डर मिस्ट्री नूर मुकादम केस, जिसमें नूर मुकादम का कत्ल करने से पहले, उसका सरकलम करने से पहले उसके साथ रेप हुआ था। सुनीता भी पुलिस वालों को देखती है, फिर कहती साहब रहने दो, 24 साल तो हो गए, कुछ हुआ नहीं। अब 24 साल में मेरे पति को, कातिल को पकड़ा नहीं तो अब भी क्या पकड़ोगे। और अब वैसे भी हम इन सारी चीज़ों से हटकर हमने एक नई ज़िंदगी शुरू कर दी है, अब इन चीज़ों में मुझे नहीं पड़ना। अब पुलिस वाले निराश उदास कि यार हम 24 साल बाद इस केस को सुलझाना चाहते हैं और जिसके पति का कत्ल हुआ वही उदास है, वही मदद करने को तैयार नहीं है। पुलिस वाले बात ही कर रहे थे, तभी बराबर में एक लड़का खड़ा था। अचानक वो कहता है कि ठीक है साहब, मैं आपकी मदद करूँगा। पुलिस वाले पूछते हैं तुम कौन हो? तो वो कहता है कि जी मैं उन्हीं किशन का बेटा हूँ जिनका कत्ल हुआ है। जिस वक्त किशन का कत्ल हुआ था तब सुनीता प्रेग्नेंट थी और वो बेटा जो इस वक्त पुलिस के सामने खड़ा था तब वो गर्भ में था, सुनीता के पेट में। अब लगभग वो भी 24 साल का हो चुका था। पुलिस को उम्मीद जगी, उसने कहा ठीक है। अब उसने कहा कि चूंकि ये जो दोनों कातिल थे ये कहीं ना कहीं दूर एक दूसरे को जानते थे, तो पुलिस ने किशन के बेटे से पूछताछ की कि बताओ कोई सुराग उन दोनों में से कभी कोई आया, उनके रिश्तेदारों से कभी कोई जानकारी मिली। तब वो बताता है कि उनमें से जो एक जो रामू है वो यूपी के फर्रुखाबाद का है। हम लोगों ने भी पता करने की कोशिश की, पुलिस की टीम भी फर्रुखाबाद फिर गई सब कुछ जानकारी लेने के बाद,
बट वहाँ पता चला कि कत्ल के बाद कभी वो अपने इलाके में, अपने घर में आया ही नहीं। अब पुलिस वापस खाली लौटी, फिर सुनीता के बेटे से कहती है कोई और चीज़ याद हो तो बताओ। तब वो कहता है कि हाँ, रामू के एक बड़े भाई और उनकी एक वाइफ थी, दोनों की डेथ हो गई, लेकिन उन दोनों का एक बेटा था। उस बेटे ने एक लड़की से शादी की और जिससे शादी की उस लड़की का घर हमारे घर के करीब है, यानी रामू के बड़े भाई का बेटा सुनीता का पड़ोसी दिल्ली में। फिर उसने ये भी बताया कि उसके जो बड़े भाई का बेटा है उसकी सास की हाल में ही रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और आजकल वो इंश्योरेंस क्लेम करने के चक्कर में भटक रहा है। अब पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो एक आइडिया आया इंस्पेक्टर साहब को। उन्होंने कहा चलो इंश्योरेंस एजेंट बनकर चलते हैं उसके घर और पता करते हैं रामू के बारे में। पुलिस की टीम पहुंची, उसने कहा जी हम इंश्योरेंस कंपनी से हैं, आपकी सास की डेथ हो गई है, तो ये बताइए कि हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए आपकी पूरी फैमिली मेम्बर का, ताकि हम इंश्योरेंस के पैसे आपको दूँ और बाद में कोई और भी कहे हम भी दावेदार हैं। तो उन्होंने जितने फैमिली मेम्बर थे सबके नाम लिखवा दिए, पर उसमें कहीं रामू का नाम नहीं था। तो पुलिस वालों को लगा अब रामू का नाम पूछूंगा तो कहीं उनको डाउट ना हो जाए और रामू अलर्ट ना हो जाए। वो वापस चले गए। अगले दिन फिर एक दूसरी पुलिस की टीम पहुंची, सादी वर्दी में ही, इंश्योरेंस एजेंट बनकर। उन्होंने कहा कि कुछ दिक्कतें हैं, आपने शायद पूरे अपने बाकी सारे रिलेटिव के नाम नहीं लिखाए। लड़की वालों की तरफ से तो सबके नाम है, लड़के वालों की तरफ से नहीं है, यानी कि रामू के बड़े भाई के बेटे की तरफ से। तब उसने कहा हाँ जी, हमारे एक चाचा हैं और उनका नाम रामू है, लेकिन वो तो बरसों से नहीं है, हम उनको जानते भी नहीं है। तो उसने बोला नहीं, लेकिन पता करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तब उसने कहा कि रामू तो नहीं, लेकिन उनके एक बेटा है और वो बेटा लखनऊ में रहता है, उसका एक नंबर है, वो नंबर आपको दे सकता हूँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप ले ली। अब पुलिस को लगा कि अच्छा रामू लखनऊ में है तो अब तो मिल जाएगा। उस नंबर पे पुलिस ने फ़ोन घुमाया, मोबाइल बंद। खैर किसी तरीके से उस मोबाइल से लोकेशन और बाकी जानकारी निकाली गई तो पता चला लखनऊ का है। अब पुलिस की टीम लखनऊ पहुंची, लेकिन लखनऊ में जिस पते पे ये मोबाइल का नंबर दर्ज था रजिस्टर्ड, वो ताला लगा हुआ, वहाँ कोई रहता ही नहीं। अब क्या करें? अब पुलिस ने उस रामू के बेटे को सोशल मीडिया पे ढूंढना शुरू किया। फेसबुक पे एक जगह उसका पेज मिला, उसके कुछ दोस्त मिले, उनमें से एक दोस्त को कांटेक्ट किया और पूछा कि यार ये आप कहाँ हैं, तो उन्होंने उसको नया एड्रेस बताया। अब पुलिस की टीम उस नए एड्रेस पे पहुंची और इत्तेफाक से रामू का बेटा मिल गया। पुलिस को लगा कि अब मामला ख़त्म। अब उन्होंने कहा हाँ भाई, हमें इंश्योरेंस कंपनी से वहाँ भी यही करके, और हमें ऐसे ऐसे कुछ ये लखनऊ में आए, फ्री ई रिक्शा हम लोग दे रहे हैं लोगों को, ये हमारी नई स्कीम है, तो आपके फादर को भी देंगे और आपको भी। तो आपके फादर का नाम? तो उसने कहा अवधेश। तो उसने कहा नहीं अवधेश नहीं, हमने तो सुना कि रामू नाम है। बोला नहीं साहब, मेरे फादर का नाम अवधेश है और रामू को तो मैं जानता ही नहीं, ना कभी मिला हूँ, और ये रामू कौन है? मेरे फादर रामू है ही नहीं। अब पुलिस को लगा चक्कर क्या है। खैर फिर भी नहीं कहा। पुलिस ने कहा कि शायद अवधेश ही रामू हो, नाम बदल लिया हो। तब उसका पता ढूंढते ढूंढते पुलिस पहुंची अवधेश के पास। वहाँ जाकर उसने स्कीम बताया। पुलिस के साथ दिक्कत ये कि अवधेश की ना उस वक्त की तस्वीर ना आज की तस्वीर कैसे माने, लेकिन खैर पुलिस ने अवधेश को देखा। अब लगा कि यही है, क्योंकि रामू ने कहा था कि रामू के बेटे ने, जिसके पिता का नाम रामू नहीं अवधेश है, तो हो सकता है रामू ही हो। अब लेकिन कैसे कंफर्म करें? तब पुलिस ने उसको उलझा के लखनऊ में रोका, दिल्ली फ़ोन किया। जो सुनीता थी किशन की बीवी, जिसका कत्ल हुआ था, उसको बोला आपको लखनऊ आना है। पुलिस के खर्चे पर सुनीता को लखनऊ बुलाया गया और वहाँ अचानक उसको लाकर अवधेश के सामने खड़ा कर दिया गया और कहा कि अब पहचानिए, क्या ये रामू है? सुनीता ने कुछ देर तक ध्यान से देखा, उसका अचानक ज़ोर से चीख पड़ी, बोलती हाँ यही है रामू, इसी ने मेरे पति को मारा। पुलिस अवधेश को गिरफ्तार कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो तोते की तरह बोलने लगता है, कहता हाँ साहब हमने मारा है, असल में हमारी बहन की एक घर खरीद कर देना था और किशन के पास एक ज़मीन थी, हमें डील करना था, लेकिन वो डील बनी नहीं। फिर हम शराब पी रहे थे, झगड़ा हो गया और गुस्से में मैंने और टिल्लू ने मिलके मार दिया। अब उसको पुलिस लेकर आई, लगा कि चलो अब रामू मिल गया तो टिल्लू भी मिलेगा। 24 साल बाद कातिल का पकड़ा जाना कामयाबी की बात थी।
लेकिन अब जब रामू से बात की गई टिल्लू के बारे में तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम, बस आखिरी जानकारी उसी के कुछ वक्त के बाद की थी जब उसने कहा था पुलिस से बचना है तो यार साधु वाधु बन जाओ और कहीं इधर उधर धर्मशाला और यहाँ वहाँ घूमना है। इससे ज़्यादा जानकारी नहीं, अब तो बरसों हो गए उसने मुझसे कांटेक्ट भी नहीं किया है। अब पुलिस को लगा कि ये क्या, एक तो आ गया, दूसरा कहाँ। पुलिस लगी रही इधर उधर, हरिद्वार से लेकर मथुरा से लेकर जहाँ जहाँ की कोई इस तरह का कोई शख्स लिया। लेकिन दिक्कत यहाँ पर भी है कि 25 साल से न टिल्लू की कोई तस्वीर है, न उस वक्त की जब वो भागा, न आज 25 साल बाद। अब अगर वो 30 का था तो 55 का हो गया, तो अब कैसा दिख रहा होगा, हाथ खाली है। तभी अचानक पुलिस को एक मोबाइल नंबर का पता चलता है, और उस नंबर का पता इसलिए चला कि एक टिल्लू का आधार कार्ड हुआ करता था, बाद में उसने बनवाया था, और उसी आधार कार्ड से उस मोबाइल का सिम को ख़रीदा गया था। अब जब उसको ख़रीदा गया तो वो जो सिम कार्ड था जिसमें वो नाम था वो कोई और नाम, उसमें टिल्लू है ही नहीं। तस्वीर थी इतनी धुंधली, आपको पता है आजकल आधार कार्ड में जो तस्वीर बना जो लगती है कार्ड पर, हम जैसे तमाम लोगों की आपकी, कई बार तो ऐसा होता है कि आधार पे अपनी तस्वीर देखकर खुद ही लोग डर जाते हैं। तो खैर, अब पुलिस को ये पता चला कि एक आधार से एक फ़ोन लिया गया, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि वो आधार उसी का है क्योंकि नाम उस पर अलग है। लेकिन जो बैकग्राउंड चेक किया गया तो पता चला कि एक बंदा है जो साधु के भेष में इधर उधर भटकता है, और बस कभी कन्याकुमारी, कभी मथुरा, कभी इधर आपके ऋषिकेश। अब पुलिस ने मुखबिर को लगाया, मुखबिरों का जाल तो होता ही है। तो फिर मुखबिर से पता चला कि यह कन्याकुमारी में है। वो पुलिस की एक टीम दिल्ली पुलिस से कन्याकुमारी पहुंचती है। कन्याकुमारी जाने के बाद उसे ढूंढती है, लेकिन वहाँ से वो निकल चुका है। अब उसके बाद पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर जा रही है और ढूंढ रही है, लेकिन कहीं टिल्लू हाथ नहीं आए। धीरे धीरे वक्त बीता, 2022 से 2023 आ गया। उसके बाद तलाश जारी है, कोई क्लू नहीं है, तस्वीर है नहीं कि पोस्टर चिपकवाएं। आखिरकार फिर एक मुखबिर के जरिए पुलिस को पता चला कि एक नंबर से टिल्लू ने अपने एक दूर के रिश्तेदार को कांटेक्ट किया है, और वो भी यूपी का है। पुलिस टिल्लू के रिश्तेदारों को भी सब ढूंढ कर आई थी और कह कर आई थी, धमका कर भी आई थी कि अगर कभी फ़ोन आया तुमने नहीं बताया तो तुम लोग भी देख लेना। तो इत्तेफाक से एक रिश्तेदार ने बताया कि साहब एक नंबर से फ़ोन आया था, और ये फ़ोन जो आया था उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बस कुछ इधर उधर की बात की थी। जिस नंबर से फ़ोन आया, जब उस नंबर को पुलिस ने देखा तो उसके बाद ट्रेस किया कि ये कॉल कहाँ से आया, तो पता चला कि ये ऋषिकेश का नंबर है। इसके बाद पुलिस उस नंबर पे लगी रही, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ, और मोबाइल स्विच ऑफ, लोकेशन अब पता नहीं, और वो उसके बाद वो फ़ोन कभी हुआ ही नहीं। अब ऋषिकेश तो पुलिस पहुंच गई एक फ़ोन नंबर लास्ट लोकेशन के सहारे, बट वहाँ ढूंढे किसको, क्योंकि ना फ़ोटो है ना चेहरा है, और 25 साल का अरसा गुजर चुका है। तो क्या करें? तो पुलिस वहाँ हर आश्रम में, हर धर्मशाला में डोर टू डोर जा रही है और पता कर रही है कि कोई टिल्लू नाम का शख्स यहाँ पर है। अब टिल्लू भी टिल्लू नाम से रहेगा कि नहीं रहेगा मालूम नहीं। इसी दौरान में एक टिल्लू के ही रिश्तेदार से पुलिस को एक और इन्फॉर्मेशन मिली। उसने कहा साहब जब उसका फ़ोन आता था तो वो अक्सर कहता था कि मुझे भंडारे का खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो कई बार वो पूछते होंगे रिश्तेदार, और कहाँ हैं, क्या खा रहे हो, तो कहा मैं ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी अब तो मैं साधु हूँ, भंडारे के खाने पे ही, तो जहाँ भंडारा होता है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। ये लाइन जब पता चली तो पुलिस ने पहले इसको यूँ सरसरी लिया, फिर अचानक आया कि यार इतने दिन से भाग रहा है और साधु के भेष में है, काम वाम तो करता नहीं होगा, तो कभी इस आश्रम कभी उस आश्रम, क्योंकि वो भटक ही रहा और एक जगह ज़्यादा रुकेगा नहीं। लेकिन ये जो इसने बोला कि भंडारे का खाना पसंद है, भंडारा जहाँ मिलता है वहीं अपना गुजारा हो जाता है, तो पुलिस ने ऋषिकेश में जहाँ जहाँ भंडारा हो वहाँ पुलिस की टीम पहुँच जाए भंडारा खाने के लिए भेष बदल कर। अब पुलिस वाले भंडारा खा रहे हैं इस उम्मीद में कि वहाँ कोई आ जाए। लेकिन अब ये है कि आ भी जाए तो पहचाने कैसे? दिक्कत ये है कि आप तो आपके पास हुलिया हो। अच्छा, वो जिस कॉल जो नंबर आया था फ़ोन आखिरी बार, वो लगातार बंद आ रहा था।
तो पुलिस वाले बीच बीच में लगातार, पुलिस वालों की ड्यूटी थी कि उस फ़ोन पे कॉल करते रहो कि घंटी बज जाए तो हम उसको दबोच लेंगे आसपास का लोकेशन देखकर। लेकिन वो हमेशा मोबाइल बंद। इधर पुलिस वाले भंडारे पे भंडारा खा रहे हैं, पर वो समझ ही नहीं आ रहा बंदा कौन है। लास्ट में पुलिस वालों ने कहा ऐसे नहीं चलेगा यार, एक काम करते हैं, अब खुद ही भंडारा लगाते हैं और उसके बाद एक एक को जब खुद भंडारा लगाएंगे तो हर तरफ से सारा इंतज़ाम अपने हाथ में होगा, एक एक को ध्यान से देखेंगे। पुलिस वालों ने भंडारा लगाया, तो पुलिस वाले खुद भंडारा लगा रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं और सादी वर्दी में हर एक पे नज़र रख रहे हैं। फ़ोन बजाए जा रहे हैं कि एक वो नंबर घंटी बज जाए। पहला दिन भंडारा लगा, लोगों ने खाया पुलिस का खाना, चले गए, कोई फ़ायदा नहीं, हिम्मत हारी नहीं पुलिस। दूसरी जगह दूसरी बार भंडारा लगाया, लोग आए, खाना खाए, पुलिस लगातार उस फ़ोन पे अपनी घंटी बजाए जा रही है कि शायद फ़ोन उड़ जाए, कोई फ़ायदा नहीं। अब तीसरा भंडारा लगा। अब तीसरे भंडारे में फिर पुलिस वाले अच्छा ये भी देख रहे हैं कि हर भंडारे में कौन ऐसा है जो बार बार आ रहा है, तो उसमें भी एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने दूरी बना कर रखी। तो लेकिन जब तीसरा भंडारा हुआ, लगातार फ़ोन पे वो फ़ोन मिलाए जा रहे हैं। अचानक नसीब की बात कि उसी भंडारे के दौरान पुलिस वाले फ़ोन लगा रहे हैं और अचानक घंटी बज गई। अब जब घंटी बजी तो सब एकदम सन्न। अब फ़ौरन कहा गया कि लोकेशन, इत्तेफाक से उसके बाद वो जो लोकेशन निकला उसी भंडारे का निकल आया। अब फिर पुलिस ने दोबारा घंटी बजाई, फ़ोन उठा, एक बंदे ने फ़ोन उठाया, दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई, पुलिस उसके करीब गई और धीरे से कहती है टिल्लू। नाम उसका बदला हुआ था, आधार कार्ड किसी और के नाम पर था, लेकिन वो घबरा गया पुलिस के शिकंजे में। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि टिल्लू है। फिर सुनीता को कॉल किया गया, कहा गया सुनीता जी आप आइए और पहचानिए, क्या रामू के बाद ये दूसरा वही टिल्लू है जिसने आपके पति किशन का कत्ल किया। सुनीता आई, थोड़ी देर तक देखती है और पहचान लेती है कि यही है उसके पति का दूसरा कातिल। उसके बाद टिल्लू को भी लाया जाता है। 25 साल के बाद ये दोनों कातिल अरेस्ट होते हैं और दोनों फिलहाल जेल में हैं। तो जैसा शुरू में कहा था कि अगर पुलिस लग जाए दिल से किसी केस को सुलझाने में तो फिर वो केस सुलझा ही लेती है। और यहाँ 25 साल में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक तो उस वक्त की सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें याद नहीं रहती हैं, बहुत सारी फाइल इधर से उधर हो जाती है। जो उस वक्त के आईओ होते हैं, बाकी लोग होते हैं, वो सब तितर बितर हो चुके होते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को ढूंढना और फिर कानून के दरवाजे पर ला कर रख देना, खड़ा कर देना, सच में मुश्किल काम होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने 25 साल बाद इन दोनों कातिलों को ढूंढ कर, क्राइम की दुनिया में और ख़ासतौर पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के मामले में ऐसा कई बार देखा गया है कि कोई कत्ल होता है या कोई और क्राइम होता है, किसी के ऊपर शक होता है, पुलिस उसको उठा लेती है, पूछताछ करती है, फिर उसके बाद चार्जशीट दाखिल होती है, अदालत में सबूत नहीं मिलता, केस कमज़ोर होता है और सामने वाला बरी हो जाता है। बहुत सारे केस अपने यहाँ कन्विक्शन रेट वैसे ही कम है। लेकिन एक इंसान की मौत होती है, मौत के बाद खुद घर वालों को ये है कि नहीं ये नेचुरल डेथ है, क्योंकि सीन ऐसी बनाई गई कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी हो जाता है, उसको दफना दिया जाता है। लेकिन पुलिस को कहीं कुछ डाउट होता है। अब पुलिस को शक है, वो अपने सीनियर अफसरों से बात करती है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है, ये नेचुरल डेथ नहीं है। तो कहा जाता है कि ठीक है, शक है तो तफ्तीश करो और जब पूरे सबूत आ जाए तब आना। इसके बाद पुलिस की टीम पूरे 9 महीने तक बड़ी खामोशी से उस कत्ल की तफ्तीश कर रही है, उसकी जांच कर रही है। और जिसकी जांच कर रही है उनको ज़रा सी भी भनक तक नहीं लगती, बल्कि उसमें से एक अंडरकवर एजेंट जाकर उन्हीं कातिल में से एक के साथ दोस्ती करता है और उन्हीं बेसिर पैर की बातें करते करते और आखिरकार 9 महीने बाद जो सबूत हाथ लगता है, उस सबूत के बाद एक पूरी कहानी पलट जाती है। बात 2015 की अक्टूबर की है, 18 अक्टूबर 2015। केरल में एक परिवार रहा करता था, अब्राहम परिवार। अब्राहम परिवार में जो उनके हेड अब्राहम, उनके 2 बेटे, एक का नाम सैम और एक उससे छोटा बेटा, और उनकी वाइफ, यही रहा करती थी। सैम
अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद पहले गया ओमान, वहाँ एक मनी एक्सचेंज कंपनी में काम करता था, और फिर वहाँ से चला गया वो ऑस्ट्रेलिया 2013 में, और वहीं जॉब कर रहा था। 15 अक्टूबर 2015 की सुबह सुबह अब्राहम, जो कि केरल के कोल्लम ज़िले के करुवलूर गांव में रहा करते थे, उनके पास फ़ोन आता ऑस्ट्रेलिया से। फ़ोन पे जो खबर सुनी, पूरा परिवार मातम में। उन्हें कहा गया कि आपके बेटे सैम अब्राहम की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, और फ़ोन पर यह जानकारी कोई और नहीं बल्कि रोती हुई सैम की वाइफ सोफिया थी। घर वालों पर पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद उन्होंने इंतज़ार किया, वहाँ कागजात पूरी की गई। फिर ऑस्ट्रेलिया से 3 दिन के बाद, 15 तारीख के बाद है, 18 अक्टूबर को कॉफिन में कैद सैम की लाश केरल पहुंचती है। केरल आने के बाद, अब केरल में लाश के साथ जो आई तो सैम की वाइफ सोफिया, उसका 7 साल का बेटा और उसकी एक सिस्टर सोनिया, जो कि मेलबर्न में ही नर्स है। यहाँ आने के बाद सैम की लाश को दफना दिया जाता है कब्रिस्तान में, और पूरा परिवार सोगवार। 34-35 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत, हालांकि आजकल तो किसी उम्र में हो जाती है। इसके बाद 5 दिन बीतते हैं। 5 दिन के बाद चूंकि सोफिया भी मेलबर्न में एक कंपनी में काम कर रही थी, विदेश का मामला था, नौकरी जा सकती थी, तो फिर उसने कहा कि अब मुझे वापस जाना पड़ेगा नौकरी ज्वाइन करने के लिए। सोफिया अपने 7 साल के बेटे के साथ वापस मेलबर्न चली गई। बात 22 और 23 अक्टूबर 2015 की है। अब सोफिया चली गई। यहाँ घर वालों को ये है सोफिया अकेले कैसी रहेगी, 7 साल का छोटा बच्चा है। बट सोफिया हर सैटरडे अपने इन लॉज को फ़ोन करती, सब कुछ बताती। धीरे धीरे वक्त बीता, धीरे धीरे वक्त बीता, करीब 9 महीने बीत गए। इसके बाद 2016 का साल आ गया। 9 महीने बाद अब केरल में सोफिया का फ़ोन नहीं आ रहा, और लगातार आता था। तो एक सैटरडे गुजर गया, उसके बाद अगले सैटरडे भी फ़ोन नहीं आया, 2 सैटरडे फ़ोन नहीं आया। अब घर वाले परेशान, क्या करें। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने जानकारों से फ़ोन करने की, सोफिया की जानकारी लेने की कोशिश की। तो अगली खबर जो मिली वो पहली खबर से भी और ज़्यादा डराने वाली थी। यहाँ केरल में अब्राहम के परिवार वालों को खबर मिली कि सोफिया तो पिछले 15-20 दिनों से ऑस्ट्रेलियन पुलिस की कस्टडी में है। तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्या किया? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, उसके ऊपर एक मर्डर का चार्ज है। मर्डर किसका किया? तो बताया गया कि मर्डर उसने अपने हस्बैंड सैम अब्राहम का किया था। अब ये सुनकर घर वालों के पैरों तले ज़मीन निकल गई। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी, फिर आया कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक और शख्स है, वो भी इसी मर्डर में शामिल था, और वो भी पकड़ा गया है, और उसका नाम है अरुण कमलासनन। अरुण कमलासनन, इसकी उम्र भी करीब 32-33 साल, केरल के इसी कोल्लम जिला का रहने वाला। अब ये नाम पहली बार घर वालों ने सुना था। तो क्यों एक बीवी ने और एक दूसरे केरल के ही नौजवान ने क्यों मारा, और उस नौजवान का सोफिया से क्या कनेक्शन? घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे बात हुई। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन पुलिस और कमीशन, हाई कमीशन के ज़रिए यहाँ पे ये हुआ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई बाद में, और वो सारी चीज़ें देखी गई, और उसके बाद फिर एक कहानी आई। कहानी के बाद फैसला आया। अब ये कहानी जो थी, इस पर शायद कोई भी फिल्म भी बना सकता है। कहानी ऐसी थी कि केरल के कोल्लम इलाके में सोफिया बचपन से ही वहीं पली बढ़ी, और सैम भी वहीं पला बढ़ा। दोनों एक ही इलाके में रहते थे। बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि दोनों स्कूल जाते थे, फिर एक साथ कॉलेज जाते थे। और उनकी दोस्ती इतनी नहीं थी, बल्कि हर संडे चर्च में जब प्रेयर के दौरान कोरस जो गाना होता था, उसमें ये लोग कोरस के तौर पर पार्टिसिपेट करते थे। म्यूज़िक का शौक़ था दोनों को, तो दोनों गाना गाते, और म्यूज़िक, संगीत का शौक़, पले बड़े, कॉलेज गए। तो बचपन का प्यार था सैम और सोफिया का। अब ये दोनों जब बड़े हुए, सैम ने अपनी ठीक ठाक पढ़ाई की, उसे ओमान में नौकरी मिल गई, एक मनी एक्सचेंज की रेपुटेटेड कंपनी में।
इस दौरान जाने से पहले उसने अपने पेरेंट्स से बताया कि सोफिया से मैं शादी करना चाहता हूँ। सोफिया के पेरेंट्स डिफेंस के एक रिटायर अफसर थे, उसके फादर, अच्छी फैमिली। लेकिन कुछ वजह थी, सैम के फादर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा सोफिया के साथ तुम्हारी जोड़ी ठीक नहीं है। लेकिन सैम जिद करने लगा। इस दौरान में फिर सोफिया ने कहा कि अगर सैम से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जान दे दूंगी। जब सैम के घर वालों को पता चला तो फिर उन्होंने कहा चलो हटाओ, बच्चे बड़े हो गए, अपनी मर्जी से शादी करना चाहता हूँ, करने दो। घर वालों ने इजाज़त दे दी। सैम और सोफिया की शादी हो गई। बचपन का प्यार उसे अब एक हस्बैंड के तौर पर मिल चुका था। 2008 में शादी हुई। 2008 में शादी के करीब साल 2 साल बाद सैम ओमान पहुंच जाता है जॉब के सिलसिले में, और इसके साथ फिर सोफिया भी जाती है। फिर कुछ वक्त के बाद सोफिया वहाँ प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फिर वो वापस चली जाती है। 2009 की बात होगी, 9-10 की। आने के बाद वो एक बेटे को जन्म देती है। अब सोफिया की एक बहन सोनिया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहा करती थी, वहाँ एक हॉस्पिटल में नर्स है। तो फिर उसने कहा कि अब मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। बहन ने भी कहा आ जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ जॉब है। चूँकि उसने MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ था, तो उसको ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न से जॉब मिल जाता है। जॉब लेटर मिलने के बाद वो अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, और तय ये होता है कि अब सैम भी ओमान से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएगा। तो वो भी एक मनी एक्सचेंज कंपनी में बात करता है। और उसके बाद 2012 में सोफिया पहले अपने बेटे को लेकर मेलबर्न चली जाती है अपने सिस्टर के पास, और अभी सैम ओमान में है। 2013 में अब सैम भी पहुंच जाता है ऑस्ट्रेलिया। अब हस्बैंड वाइफ बेटा तीनों एक साथ वहाँ रह रहे हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, ज़िंदगी सब खुश, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसी दौरान लास्ट 2015 में 11 अक्टूबर से, अक्टूबर का महीना था, छुट्टियों पे हर साल अक्टूबर में सैम अपने घर केरल आया करता था। तो अक्टूबर 2015 में भी घर आया, और घर आने के बाद बड़ा खुश था। अपनी बीवी और बेटे दोनों को लेकर आया था, यानी सोफिया को। एक दिन उसने मजाक मजाक में अपने फादर से कहा कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा जीऊँगा नहीं। तो उसके फादर को गुस्सा आया कि तुम्हारी इतनी यंग एज है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। फिर उसने हंसी में टाल दिया। फिर अपने 1-2 करीबी दोस्तों और रिलेटिव को उसने कहा कि शायद अब अगली बार जब मैं आऊँगा तो किसी कॉफिन में आऊँगा, किसी ताबूत में आऊँगा। उन्होंने भी डांटा, वो हंसा और चला गया। 11 अक्टूबर 2015 की उसकी वापसी की फ़्लाइट थी। वो गया, और वाकई उसके ठीक 3 दिन बाद 15 अक्टूबर 2015 को उसकी मौत की खबर आई थी। तो जो बातें उसने कही थी वो सच हुई थी। लेकिन सवाल ये था कि सैम को कैसे पता था, और क्या कुछ ऐसा हुआ। तो अब ये तो कहानी का एक पार्ट है। एक बचपन की मोहब्बत स्कूल के दिनों से कॉलेज तक परवान चढ़ी, फिर दोनों ने शादी की, एक बेटा हुआ, केरल से ओमान पहुंचे, ओमान से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। लेकिन इत्तेफाक से जब ये शादी हुई, और सोफिया और सैम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, और वही सोफिया जो कहती थी कि अगर मेरी शादी सैम से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, जिसकी वजह से सैम के घर वालों ने उसकी शादी की। उसी सोफिया का एक और कहानी थी। कहानी ये थी कि बचपन का प्यार सैम था, लेकिन जब वो कॉलेज पहुंची तो उसका एक नया प्यार आया, और इस नए प्यार का नाम था अरुण कमलासनन। जब दोनों मास्टर कर रहे थे MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स केरल में, तब अरुण और ये दोनों करीब आए, दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद प्यार हो गया। ये दूसरा प्यार था सोफिया का। उसके बाद कुछ वक्त तक का ये प्यार रहा। फिर अरुण ऑस्ट्रेलिया चला गया, और मेलबर्न में वो एक IIT कंपनी में काम करने लगा। वहाँ जाने के बाद उसकी शादी हुई, और उसके साथ उसका एक बच्चा हुआ। तो अपनी वाइफ के साथ वहाँ बिल्कुल ठीक ठाक खुश। अभी तक जब सोफिया की शादी हो गई, बेटा हुआ, सिस्टर थी मेलबर्न में, बट उसका शादी के बाद भी जो अरुण है उसके साथ कांटेक्ट ख़त्म नहीं हुआ था। दोनों व्हाट्सएप पे और बाकी बातचीत करते रहते थे। और सोफिया का ऑस्ट्रेलिया जाने के पीछे मकसद ही यही था कि अरुण वहाँ है, और इसीलिए उसने सैम को तैयार किया, और उसने कहा हम ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, वहाँ बेहतर लाइफ है। लेकिन इस अरुण नाम के कैरेक्टर के बारे में
सोफिया का पूरा परिवार कोई नहीं जानता था। दोनों ने इस रिश्ते को इतना गुप्त रखा था। अब 2012 में सोफिया वहाँ पहुँच गई। 1 साल बाद पहुँचता है सैम। तब तक ये अपना एक अपार्टमेंट ले लेती है, लेकिन फिर भी इस तरीके से मिलती है कि कोई उसका परिचित, उसका जानने वाला कभी अरुण को ना देख पाए। अब उसके बाद जब सैम पहुँच गया तो मिलने में दुश्वारियाँ होने लगी। अब दोनों व्हाट्सएप पे लंबी लंबी बातें, फ़ोन, चैट सब करते। और फिर धीरे धीरे सोफिया को यह ख्याल आया कि ऐसे कब तक ज़िंदगी चलेगी। फिर उसने अरुण से बात की, और सोफिया की एक आदत थी, वो डायरी लिखा करती थी, और उसने अपनी डायरी में सारी भावनाएं लिख रखी है अरुण के बारे में। वो डायरी एक सबूत है कोर्ट में जो पेश किया गया। वो डायरी सारे मलयालम में लिखी हुई थी, उसको फिर ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। तो अब वो बात करने लगी कि कब तक ऐसे हम छुप छुप कर मिलेंगे। अब हमें लगता है कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। अरुण भी तैयार, वो भी उसको उतना ही प्यार, लेकिन बीच में सैम का क्या करें। तो फिर दोनों ने मिलकर तय किया कि अगर सैम को रास्ते से हटा दें तो फिर हम दोनों की ज़िंदगी के बीच में कोई नहीं आएगा, और हम वैसे भी अपने देश से बहुत दूर ऑस्ट्रेलिया में हैं, यहाँ कौन पूछने वाला है। दोनों तैयार हो गए। फिर पहली बार इसी साल 2015 में फरवरी के महीने में एक मेट्रो स्टेशन के बाहर अपनी कार पार्क कर रखी थी सैम ने, और उसी कार की ओट में अरुण छुपा हुआ था, चेहरे पे नकाब था, और उसने उसको चाकू से वार किया था जो गर्दन पे और चेहरे पे लगा, लेकिन वो बच गया। बाद में पुलिस ने समझा कि ये चूँकि एक मनी एक्सचेंज कंपनी में काम करता है तो कुछ रॉबर्स लुटेरे होंगे। चेहरा पहचान में आया नहीं, लेकिन फिर वो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की। अब वो हादसे में बच गया। अब फिर से प्लानिंग शुरू हुई। तो आखिरकार लास्ट में सोफिया और अरुण ने तय किया कि किसी को शक ना हो तो एक ऐसा पॉइजन दे देते हैं जिससे लगे कि दिल का दौरा, हार्ट अटैक हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है। इसी के बाद 11 अक्टूबर 2015 को जूस में मिलाकर सोफिया ने साइनाइड अपने पति को दिया, यानी सैम को। सैम ने पी लिया। इसके बाद उसने इशारा किया, मैसेज किया। अरुण घर आ गया, चेक किया उसने, पर उसने देखा कि गिलास में थोड़ा सा जूस बचा हुआ है। उसे लगा कि कहीं बच ना जाए। उसने या तो वो मतलब नींद में या बेहोशी में या शायद मौत हो चुकी, फिर भी जबरन मुंह खोला और उस बाकी गिलास को भी मुंह में डाल दिया जो पॉइजन था, और उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। उसके बाद पूरी रात उसी बेड पर सोफिया रही। 7 साल का उसका बेटा रहा और उसके पति की लाश थी। सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। सुबह होने के बाद उसने जैसे देखा, पहले चिल्लाई, चीखी, पड़ोसी आए, अस्पताल ले गए, और यही था कि दिल का दौरा है, दिल का दौरा है। फिर उसने अपने घर पे फ़ोन किया। फिर उसने पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि हम रात को सब ठीक सोए थे, सुबह शायद हार्ट अटैक है। और उसने ये भी कहानी सुना दी कि इनको दिल की कुछ प्रॉब्लम भी थी। अब एक फैमिली, एक 7 साल का बच्चा और एक वाइफ का रो रो कर हाल बुरा। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने भी ले जाकर हॉस्पिटल में, और जो रिपोर्ट दी एक, वो यही थी कि दिल का दौरा पड़ने से ये शायद मौत हुई है। इसके बाद अब ये चूँकि केरला की फैमिली थी, बॉडी को ले जाना था, तो उन्होंने जो बॉडी भेजने के जो सारे कागजात थे वो उन्होंने तैयार कर दिया, और उसमें मौत के रीज़न यही हार्ट अटैक लिखा। और इस तरीके से बॉडी वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से इंडिया पहुँच गई। हालांकि यहाँ पे एक चूक हुई थी। अगर पोस्टमार्टम वहीं हो जाता तो शायद रिपोर्ट आ जाती, लेकिन पोस्टमार्टम में शुरुआत में चूँकि इस पॉइजन से भी जो असर हुआ था वो दिल पर ही हुआ था, तो जब तक विसरा की नहीं होती तब तक पता नहीं चलता, तो उसमें टाइम लगता। लेकिन यहाँ फैमिली ही कोई फाउल प्ले और कुछ ऐसी बात बता नहीं रही है, तो पुलिस को भी कोई शक हुआ नहीं, उसने दे दिया। बॉडी यहाँ पहुँच गई केरल में उसको दफना दिया गया, और सब कुछ यही था। केरल में दफनाने के 4 दिन के बाद सोफिया अपने ऑफिस का कहकर वापस पहुँच जाती है मेलबर्न। अब मेलबर्न आने के बाद वो हर सैटरडे अपने घर वालों को फ़ोन करती है। अब ऑस्ट्रेलियन पुलिस अभी तक एकदम खामोश है इस केस को लेकर, लेकिन ये था कि कैसे ऐसी मौत हुई है, तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो सारी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत डाउट तो अपने लेवल पे उनके डिटेक्टिव चेक करते हैं। पहली गलती आने के 1 हफ्ते के बाद ही सोफिया ने ये की कि जो सैम का पूरा बैंक अकाउंट था
जो सारी चीज़ें थी, उसने वो पूरा बैंक अकाउंट खाली कर अपने नाम पे सब कुछ कर लिया। चलो वाइफ अपने नाम पे कर लिया, चलेगा। दूसरी गलती ये की कि जो सैम की गाड़ी थी उसने वो गाड़ी अरुण के नाम पे ट्रांसफ़र करवा दी। जब अरुण के नाम पे ट्रांसफ़र कराया तो पहली बार डिटेक्टिव के कान खड़े हुए कि वो गाड़ी या तो अपने नाम पे कर सकती थी या बेच देती, लेकिन अभी भी ये था कि ये अरुण कौन है, एक अननोन बायर है। फिर पुलिस के कान में अरुण का नाम पड़ा। अब इधर ये था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऑस्ट्रेलियन पुलिस को था, लेकिन सबूत नहीं था। तो जो डिटेक्टिव था वो शुरू में अपने अफसर को कह रहा था, उन्होंने कहा सबूत लाओ तो फिर बात करो। उसने कहा ठीक है। अब वो खामोशी से लग गया। इधर इतनी खामोशी कि कभी पुलिस दोबारा गई नहीं पूछने के लिए सोफिया से, और सोफिया को अब जैसे जैसे दिन बीता उसे लगा कि चलो एक मर्डर हुआ, यहाँ पता नहीं चला, बॉडी अब केरल में है, क्या पता चलेगा। लेकिन डिटेक्टिव लगा रहा। जैसी कार उसने नाम पे किया था, अब अरुण नाम का कैरेक्टर उसके सामने आया। अब उसने अरुण की कुंडली खंगालनी शुरू की। इसके बाद धीरे धीरे एक जो अंडर कवर एजेंट था, वो भी एक डिटेक्टिव था, उसने अरुण से दोस्ती कर ली। अब वो बातें करते यूं ही कभी इधर उधर की, और उसके बाद अब अरुण और सोफिया के दोनों के फ़ोन कॉल टैप करना शुरू कर दिया। जब टैप करना शुरू किया तो उसमें पहली बार खुलासा हुआ कि ऐसे ऐसे हुआ, अभी तक किसी को पता नहीं, जो भी बातचीत थी। लेकिन ये चलते चलते एक दिन ड्रिंक करते हुए अरुण ने उसी जो डिटेक्टिव था, जो उसका दोस्त बनकर आया था, उसके सामने कहा था कि मैंने एक बार ऐसा किया था, मैंने एक ऑरेंज जूस में एक पॉइजन मिलाया और मैंने ऐसा किया। तो ये सारी रिकॉर्डिंग हो गई थी, ये सारी चीज़ें थी। जब ये सारी चीज़ें हुई और जो कॉल डिटेल था वो सब कुछ मिल गया, तो फिर अपने बॉस के सामने रखा उस डिटेक्टिव ने। उन्होंने देखा इतने 3 चीज़ें होनी चाहिए थी। पहला कि अगर तुम्हारी नज़र में ये कत्ल है तो साबित करो मोटिव क्या है, यही बेसिक होता है। तो सबसे चैलेंजिंग यही था कि भाई अगर सैम को मारा है तो इसमें सोफिया ने मारा है, तो सोफिया का मोटिव क्या है, और अगर अरुण ने मारा तो अरुण का मोटिव क्या है। तो पहली चीज़, जब दोनों की बातचीत और व्हाट्सएप चैट और बाकी सारी चीज़ें इन्होंने जब ट्रैक करना शुरू किया तो मोटिव मिल गया। मोटिव ये कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। अब चूंकि दोनों शादीशुदा है तो जब तक सैम नहीं रास्ते से हटेगा तब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे। तो यहाँ आया लव ट्रायंगल, मोटिव। उन्होंने कहा कि अब मोटिव के अलावा वेपन, तो वेपन उसने एक दिन ड्रिंक खोल करते हुए बता दिया कि मैंने साइनाइड उसके उसमें डाल दिया था, जूस में। तो अब जब ये बात हुई तो फिर कहा गया कि ये तो मौत के बाद विसरा जांच से ही पता चलेगी। इसके बाद फिर कहा गया कि अब बॉडी का जो लाश ऑलरेडी वहाँ है, और चूंकि क्रिश्चियन थे तो इनको तो दफनाया गया था, तो फिर उसको निकाल कर उसकी विसरा जांच कराई गई। विसरा जांच में कॉज ऑफ डेथ पॉइजन आ गया। तो अब वेपन भी मिल गया, मोटिव भी मिल गया। इसी के बाद नेक्स्ट ईयर करीब 9 महीने बाद ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने सोफिया और अरुण इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। और जब अरेस्ट किया उस दौरान 15 दिन तक वो थाने में, घर से कांटेक्ट नहीं। इधर सैम के घर वाले परेशान क्योंकि उनका पोता वहाँ पे है उसी के साथ। और जब पहली बार पता चला तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये वही बहू है जिसने अपने ही सुहाग को मारा और फिर उसकी बॉडी के साथ ऑस्ट्रेलिया से केरल तक ट्रैवल किया, उसके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और 4 दिन बाद अपने बेटे को लेकर वापस उसी ऑस्ट्रेलिया पहुंची। और कमाल की बात यह थी कि केरल और इस डिस्ट्रिक्ट में कोल्लम में और उसी कोल्लम के कुरुवलूर गांव में रहते हुए भी किसी भी फैमिली को, ना अरुण की फैमिली को ना सोफिया की फैमिली को, किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और इनका प्यार करीब 10 साल पुराना था, लेकिन इस प्यार के बारे में किसी को भी कोई ज़रा सी भी खबर नहीं थी। तो जब अरेस्ट किया, सर्च वारंट लेकर पुलिस घर पहुंची तो फिर एक डायरी मिली, और ये डायरी इस केस में सबसे अहम चीज़ साबित हुई। वो डायरी में हर रोज़ जब वो मिलती थी कोड वर्ड में वो लिखती थी उसके बारे में, अरुण के बारे में। और उस डायरी में उसने तमाम बातें लिखी, इश्क की, मोहब्बत की, कि तुम कैसे ऐसे छोड़ सकते हो, कैसे जा सकते हो। तो उस डायरी के करीब 100 से ज़्यादा पेजेस थे
जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया गया और फिर कोर्ट में रखा गया। वो जो रिकॉर्डिंग थी फ़ोन कॉल की वो रखी गई, जो चैट थे, मैसेजेस थे वो रखे गए, जो बैंक के और बाकी डॉक्यूमेंट्स थे, जो कार के डॉक्यूमेंट्स थे वो रखे गए। और इन सब को जब रखा गया उसके बाद विक्टोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया की अपना फैसला सुनाया और उन्होंने अपने फैसले में अरुण को 24 साल की सज़ा दी, जबकि सोफिया को 22 साल की। और इन 24 सालों में ये था कि 24 सालों की जो सज़ा है उसमें 21 साल से पहले उसको पेरोल नहीं मिलेगी, और सोफिया को 22 साल में ये था कि उसको 18 साल से पहले पेरोल नहीं मिलेगी। यानी 18 और 21 साल तक तो इनको जेल में रहना है, कोई भी किसी भी हालत में ये दोनों जेल से बाहर नहीं आ सकते, जैसे हमारे यहाँ ज़मानत होती है। तो उसमें लिखा है बाकायदा जजमेंट में कि 24 साल अरुण को, लेकिन 21 साल के बाद ही ये पेरोल मांग सकता है, और 22 साल सोफिया को लेकिन ये भी 18 साल के बाद पेरोल मांग सकती है। इस फैसले के दौरान सोफिया अदालत में गिड़गिड़ाई और उसने कहा कि मेरा एक छोटा सा बेटा है, आप मुझ पर रहम कीजिए। तब अदालत ने कहा था कि अफसोस की बात यह है कि इस क्राइम में अगर सबसे बड़ा कोई विक्टिम है तो वो तुम्हारा वही 7 साल का बेटा है, क्योंकि इसके बाप को तुमने छीन लिया और माँ को कानून छीनने जा रही है। अब अगले 22 साल तक तुम अपने बेटे से नहीं मिल पाओगी। तो सबसे बड़ा विक्टिम इस क्राइम का और जो पीड़ित है, जिसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, वो 7 साल का वो बच्चा है कि बाप भी गया, माँ भी नहीं है, और इसीलिए तुम्हारे साथ रहम की कोई गुंजाइश नहीं बनती। उस बच्चे को तब तक सोनिया, जो सोफिया की बहन थी नर्स, उसकी कस्टडी में वहाँ की अदालत ने दे दिया। अब केरल में उनका जो परिवार है उसने कहा कि हमें कस्टडी चाहिए अपने पोते की, अब्राहम फैमिली ने, और फिर उन्हें उस पोते की कस्टडी मिल गई। सोफिया और अरुण अब भी मेलबर्न की जेल में। इधर कनक भी अब लगातार उनकी हवेली पे काम कर रहा था घरेलू नौकर के तौर पर। फिर ये हुआ कि बीच बीच में वो अपने गांव जाता, क्योंकि उसने कुछ, उसकी खेती थी थोड़ी बहुत, उस पर फसल वसल होता, तो जब फसल की कटाई होती तो वो गांव चला जाता। तो उस वक्त बड़ी मुश्किल होती गजराज सिंह जी को। फिर वो परिवार भी वहाँ था। तब उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, अपने परिवार को भी यहीं ले आओ, कहाँ बार बार जाओगे। तो अब जो कनक था, यानी कि वेणु भाई, ये अपनी बीवी और 3 बेटों को लेकर राजकोट की हवेली में पहुंच गया। अब वहीं हवेली में रहने लगा पूरा परिवार। एक उन्होंने, हवेली इतनी बड़ी थी, कमरा वमरा दे दिया, वहीं रहता, और अपना कनक अपने मालिक गजराज सिंह जडेजा जी की तीमारदारी में लगा रहता। धीरे धीरे वक्त बीता। उधर इस वक्त के साथ राजनीति में आए, पैसे भी और बढ़ते गए। उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी, लैंड खरीदे, कुछ शेयर मार्केट में पैसे लगाए। अब वो कई 100 करोड़ रुपए के मालिक हो चुके थे गजराज सिंह, जो कुछ हज़ार से जिन्होंने अपनी शुरुआत की थी ज़िंदगी की। 90s आते आते उनके पास अच्छी खासी दौलत हो गई थी, लेकिन इत्तेफाक से 93 में अचानक एक रोज़ उन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ। इस पैरालिसिस के अटैक के दौरान उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। अब उन्हें कोई देखभाल के लिए चाहिए था। अब शादी की नहीं थी, शादी करना नहीं चाहते थे, तो रिश्तेदार के नाम पे भतीजे और उनका एक भाई पैरालिसिस हुआ। तो फैमिली को खबर गई, इनके दूर के रिश्तेदारों को, वो लोग भी आए, लेकिन उन्हें बोझ लगा। उन्हें लगा क्या अब इनकी तीमारदारी में लगना। तो जिस तरीके से एक रिश्तेदार किसी की मजबूरी या बेबसी के आलम में उसकी खिदमत करता है, उसकी तीमारदारी करता है, वो चीज़ें उन्हें अपने रिश्तेदारों से मिली नहीं। इस एक वाक़या ने उनका दिल तोड़ दिया। 93 का दौर था, उन्हें लगा कि यार इतना सीरियस पैरालिसिस अटैक था, और उठाना बिठाना नहलाना धुलाना उसके लिए तमाम लोग थे उनके रिश्तेदार। लेकिन आए और मेहमान की तरह चले गए। सब ने यही ढारस दिया कि अरे घर में वो कनक तो है ही है, वो सब आपको संभाल लेगा, और सब अपनी दुनिया में मस्त बिजी चले गए। खैर इस बीमारी से वो रिकवर हुए, ठीक हुए, लेकिन यहाँ उनको एक नसीहत मिल गई, वो ये कि सारे रिश्तेदार सिर्फ नाम के हैं और लालची हैं। हालांकि यही वो भतीजे और बाकी लोग थे, जब पैसों की ज़रूरत होती, कोई चीज़ होती, तो पैसे मांगते हैं अपने चाचा से, वो दे भी देते, क्योंकि इनका कोई ख़र्चा ही नहीं था। अकेले, न बीवी न बच्चा। 93 ने उन्हें सदमा दिया, और उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता।
अब 2000 के बाद उनकी दौलत और बढ़ती गई, 2010 आ गया, कहते हैं कि तब तक लगभग 500-600 करोड़ रुपए के वो मालिक हो गए, 500-600 करोड़, जिसमें कई सैकड़ों बीघा ज़मीन थी, प्लॉट थे, बिल्डिंग थी, एफडी थी, जेवर थे, शेयर मार्केट में पैसे थे। तो इन सारी चीज़ों के मालिक। उधर उम्र बढ़ रही है और दूर के बैठे हुए दूर रिश्तेदार इस उम्मीद में हैं कि कभी ये बुढ़ा निकल ले ताकि इसकी सारी दौलत उन्हें मिल जाए, क्योंकि वारिस तो कोई है नहीं, ना बीवी बच्चे हैं नहीं, दूर का कोई रिश्तेदार मतलब सबसे नज़दीकी वही है, भतीजे। लेकिन कोई देखने के लिए नहीं आता था। इस दौरान में 2010 से अचानक गजराज सिंह बीमार रहने लगे, सेहत ने साथ देना छोड़ दिया था। लेकिन अब भी कनक उनके साथ था, लगभग 38 साल हो चुके थे। इस दौरान में हुआ यह कि अब कनक अपनी बीवी और बच्चों को तो ले आया, बच्चे अब बड़े होने लगे, तो उन्होंने सबसे पहले तो राजकोट के अच्छे स्कूल में उन बच्चों का दाखिला कराया, क्योंकि अपनी औलाद थी नहीं। उन्होंने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, तो उसे तीनों बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला। धीरे धीरे वक्त बीता, बच्चे बड़े हो गए, स्कूल पास कर लिया। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, इंडिया के नामी गिरामी कॉलेजेस में भेजें उनके बच्चों को। एक बेटे को इंग्लैंड भेजा पढ़ाई करने के लिए गजराज सिंह ने, अपने नौकर के, यानी कि कनक के। बिल्कुल परिवार की तरह वो उस परिवार को मानते थे अपने, क्योंकि वही एक सहारा था उनकी ज़िंदगी का। बेशक दौलत बेशुमार, लेकिन देखभाल के नाम पर एक कनक, उसकी बीवी और ये 3 बच्चे भी अब पढ़ाई कर रहे हैं, तो मियाँ और बीवी ही। 2014 आ गया, 2014 में एक अजीब कहानी होती है। उसी साल शुरुआत में बहुत वक्त हो गया था, अब चूँकि कनक के बच्चे भी पढ़ रहे थे, कॉलेज भी पहुंच गए, तो उसे गांव जाना था और उसकी ज़मीन थी बटाई पे और उस पर देना होता था। तो किसी रिश्तेदार ने कहा था कि एक गाय मिल जाता तो उस गाय के ज़रिए उसका दूध वूध और बाकी पालन पोषण हो जाता। तो कनक ने पहली बार मुंह खोला, गजराज सिंह से कभी पैसे नहीं मांगे, क्योंकि हर ज़रूरत हवेली में पूरी हो जाती, खाना पीना, बच्चे को पढ़ाना, विदेश भेजना। उसने कहा कि मालिक मुझे कुछ दिन के लिए गांव जाना है। गजराज सिंह ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी मत जा। चुप हो गया, उसने कुछ कहा नहीं। लेकिन फिर उधर गांव से उसके ऊपर जोर, कोई नज़दीकी रिश्तेदार कि भाई आ जाओ, थोड़ी मदद हो जाएगी, एक गाय दे दो। थोड़े दिन के बाद फिर उसने कहा कि मालिक मुझे जाना है और आपसे एक चीज़ मांगनी है। तो उन्होंने कहा बताओ। तो उन्होंने कहा मुझे एक गाय चाहिए। पता नहीं किस मूड में थे गजराज सिंह, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें छुट्टी भी नहीं देंगे और तुमको गाय भी नहीं देंगे, तुम यहीं रहो। अब मायूस कनक वहीं रहा। लेकिन फिर कुछ महीना बीता, दिसंबर, ये 2014 की ही बात है, बार बार फ़ोन आ रहा था। तो गजराज सिंह ने कहा तुम एक काम करो, गांव हो आओ। गांव चला गया, उन्होंने गाय नहीं दी, वो चला गया। अब उसके बाद वो गांव में ही है। तभी 21 दिसंबर 2014, 21 दिसंबर 2014, अचानक गजराज सिंह की मौत हो जाती है उसी हवेली में। जब मौत हो गई तो वापस पहुंचा, लेकिन कुछ दिन हो गए थे पहुंचने में, क्योंकि खबर लेट मिली। जो उनका नौकर कनक आया तो पता चला कि मालिक की तो मौत हो चुकी है। और जब वो हवेली में गया तो वहाँ का नक्शा पलटा हुआ था। उसने देखा उसके सारे भतीजे वतीजे, उनकी पत्नियाँ, वो सब हवेली में उन्होंने कब्जा कर रखा है। अब ये गया, ऐसे ये खबर मिली, चूँकि 40 साल साथ रहा था, उसे बड़ा सदमा लगा। लेकिन भतीजों को देख कर लगा कि ये सब तो खुश हैं, बड़ा उदास। इधर बीवी जो है वो कहीं बाहर थी कनक की, और वो पहुंच गया था हवेली। अब उसके बाद वो हवेली से बाहर ना आए, हवेली में सारे भतीजे वतीजे। अब बीवी थोड़ी देर के बाद पहुंची तो उन्होंने पूछा कनक कहाँ है। तो जो भतीजे और सारे थे उन्होंने एक तो उसको गाली वाली दी और कहा कि अब तुम लोग अपना सामान निकालो और यहाँ से जाओ, अब चाचा रहे नहीं, अभी हवेली और ये सारी चीज़ें हम लोगों की है, तो अब तुम लोग निकल लो, तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, हम अपने गाँव लौट जाते हैं, पर मेरा पति कहाँ है। तो उन्होंने कहा पता नहीं। पूरा दिन बीत गया, पति मिला नहीं। कनक जायसवाल या फिर विनू भाई, पत्नी परेशान, अगले दिन भी कोई खबर नहीं। अब उसे डर लगा कि कहीं भतीजों ने कुछ कर ना दिया। वो पहुंच गई पुलिस स्टेशन
जाकर कनक की वाइफ ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी कि मेरा पति गायब है और वो इस हवेली में गया और हवेली से बाहर ही नहीं आया क्योंकि हम लोगों को बाहर कर दिया गया और हम इंतज़ार कर रहे हैं। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, तफ्तीश शुरू की तो लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कनक जो है वो हवेली के अंदर ही बंधक है, उसको अगवा कर रखा है, एक कमरे में बंद कर रखा है। पुलिस ने खैर किसी तरह उसे अपनी निगरानी में बाहर निकाला, पूछा कि भैया मामला क्या है। अब कनक को कुछ पता ही नहीं। उन्होंने कहा साहब हम तो आए थे, इन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, उसके बाद हमें कमरे में बंद कर दिया, कुछ पेपर पे साइन वाइन कराए, हमें तो पता नहीं क्यों साइन करा रहे हैं। तब पुलिस किडनैपिंग का मामला दर्ज करके ये जानना चाह रही कि एक नौकर को क्यों कमरे में बंद किया गया था। अब पुलिस ने तमाम रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान में एक वकील पुलिस के सामने पहुंचता है और पुलिस को एक जानकारी देता है और इस जानकारी के साथ ही सारी कहानी पलट जाती है। खुद पुलिस हैरान उस कहानी को सुनकर। वो वकील गजराज सिंह जडेजा का वकील था। उसने कहा कि 3 महीने पहले दिसंबर से यानी कि अक्टूबर 2014 में गजराज सिंह चौहान ने, बल्कि 3 महीने से पहले ही, एक वसीयत लिखाई थी और वो वसीयत लिफाफे में सील बंद उनके पास है। अब ये जो कहानी है, सारी किडनैपिंग विडनैपिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब उसमें करीब 3 महीने निकल चुके हैं। अभी तक ये कि एक नौकर था, घर वालों ने बंद कर दिया, ये भी हो रहा है कि चलो छोड़ दो। दिसंबर में डेथ हुई, मार्च का महीना आ गया, मार्च 2015। इसी मार्च 2015 में एक वकील साहब नमूदार होते हैं और पुलिस को बताते हैं कि गजराज सिंह जी ने एक वसीयत की थी। वो वसीयत ये है। अब उधर हवेली पर और उनके बाकी जो जगह पर भतीजे सब अपना कब्जा करके और खुशी खुशी कि चलो चाचा से जान छूटी, अब उनकी सारी दौलत पर हम ऐश करेंगे, मज़े कर रहे हैं। अब पुलिस उस वसीयत को पढ़ती है। वसीयत को पढ़ने के बाद कनक जयपाल उर्फ विनू भाई, उनकी पत्नी, तब तक बच्चे भी आ गए थे, इन सब को लेकर हवेली पहुंचती है। हवेली जाने के बाद एक फरमान आता है, बाकी वकील भी थे। कहा जाता सारे रिश्तेदार इस हवेली को खाली कर दो, क्योंकि ये हवेली गजराज सिंह जडेजा ने अपनी मौत से पहले अपने नौकर कनक के नाम कर दी है। सुनकर उन लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन ये तो अभी पहला धक्का था। इसके बाद जब पूरी वसीयत पढ़ी गई तो पता चला कि उस वसीयत में जो कैलकुलेशन किया था उसके हिसाब से उस वक्त 2014 बल्कि 15 मार्च गजराज सिंह जडेजा ने अपनी मौत से पहले 600 करोड़ रुपए की पूरी संपत्ति, चल अचल जिसको कहते हैं, उसमें गहने भी, बैंक में पैसे भी, एफडी भी, प्लॉट भी, ज़मीन भी, वो सारी छोड़ कर गए थे। 600 करोड़। और वसीयत में लिखा था कि उनकी एक एक इंच ज़मीन, एक एक रुपया, जितनी भी उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली के नाम है, और वो है 40 साल से उनकी सेवा करने वाला उनका नौकर कनक उर्फ विनू भाई। जब ये वसीयत पढ़ी गई, पूरी सामने आ गई। भतीजों के चेहरे लाल, हवा ख़राब। अब कानूनी दस्तावेज़ था, कुछ कर नहीं सकते थे। खबर मीडिया में फैल गई। अब जो कनक हैं उनके पीछे मीडिया भी पड़ गई कि ऐसा कौन मालिक है जो जाते जाते अपने नौकर को 600 करोड़ रुपए दे गया। लेकिन फिर यही हुआ, पुलिस का प्रोटेक्शन मिला, अदालत ने भी इस वसीयत को मान्यता दी और एक नौकर अपने मालिक